हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनरिच एजुकेशन। तो अभी हम 10th बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। हमको क्या करना है, हमको रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो देखो, आपको हम इसमें एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपको हर एक चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन मिलेगा। मतलब इसमें आपको हर एक चैप्टर रिवाइज किया जाएगा। मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा, मतलब रिवीजन टाइप ऑफ वीडियो, मतलब हम कह सकते हैं। तो इसमें आपको हर चैप्टर का रिवीजन मिलेगा और इससे आपको क्या करना है, एक वीडियो देखना है और अपने चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है। तो अभी रिवीजन मस्ट है। रिवीजन जितना करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। अगर आपने साल भर सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया लास्ट मोमेंट पे, तो कोई मतलब नहीं है उस प्रिपरेशन का। आ रहा है समझ में? तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखो, मैंने जो पहला चैप्टर लिया है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के लिए। इससे कितना आता है, 7 मार्क्स का आता है। मेटल एंड नॉन मेटल से हमारा कितना आता है, 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। 7 मार्क्स का आता है किससे, मेटल एंड नॉन मेटल से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आ रही है, उसमें से 7 नंबर अगर मेटल एंड नॉन मेटल से आ रहा है, समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये वाला चैप्टर पहले उठाया है, ठीक है। तो देखो, मेटल एंड नॉन मेटल, आपको पता है हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। उन एलिमेंट की जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते गए, जिसको हमने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये टेबल आपने देखी होगी, केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तो ये टेबल सबसे पहले दिखाते हैं कि इसमें इतने हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी तो क्या है, ये टेबल जो है वो हमारे यहाँ तक एक्सटेंड हुई है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपके हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे आपका ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये सब क्या है, ये सब है आपकी मेटल्स। ये क्या है, मेटल्स, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये क्या है आपकी, ये है नॉन मेटल्स, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटल। और ये जो मेजेंटा कलर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका मेटेलॉइड्स। ये क्या है, मेटेलॉइड्स। ये है आपका मेटेलॉइड्स, ठीक है। अभी देखो, नॉन मेटल अलग प्रॉपर्टीज शो करती है, मतलब कुछ एलिमेंट कलेक्टिवली अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उनको हमने क्या बोला, नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट्स जो है वो कलेक्टिवली अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हमने क्या बोला, मेटल, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हमने बोला मेटेलॉइड्स। क्लियर है? बढ़िया। अब देखो क्या होता है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, देखो कुछ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमेशा मैं ऐसे बादल में बना दूंगी। अगर आपको कहीं बादल दिखता है तो उसको 1-2 बार देख के ही जाना, क्लियर है? तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। उसमें कितने एलिमेंट्स है आपके, 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से आपकी 96 क्या है, 96 मेटल है, इंक्लूडिंग मेटलॉइड्स, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 22 है वो क्या है, वो है आपकी नॉन मेटल। वो क्या है, नॉन मेटल्स, वो है आपकी नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप यहाँ से देखो, ये इस तरीके से देखो, जिगजैग हो रहा है ना। देखो 1 1 2 2 1, ये जो जिगजैग वाली जो एलिमेंट है वो आपके क्या है, वो है आपके मेटलॉइड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? चलो बढ़िया। अभी देखो मेटल्स, जैसे निकल देखो, ये निकल इस तरीके का दिखता है, ये क्या है, एक मेटल है। रुबिडियम क्या है आपका, एक मेटल है। गोल्ड क्या है आपका, एक मेटल है। कॉपर क्या है आपका, एक मेटल है। गोल्ड से तो हम सब परिचित हैं, हमारे घर में देखा है ना, गोल्ड ये क्या होता है, मेटल होता है। उसके बाद देखो ये जो कॉपर है, कॉपर भी आपने देखा होगा, जो हमारे घर में भगवान को जल चढ़ाने वाला जो पात्र होता है, लोटा उसको बोलते हैं, वो कैसा होता है, कॉपर का होता है। गोल्ड आपने सबने देखा है, आपकी मम्मी के पास होगा, कान में गले में पहनते हैं जो, वो गोल्ड एक मेटल है, ठीक है। और नहीं भी पता होगा तो वो मूवी देखी होगी केजीएफ। केजीएफ में क्या होती है, गोल्ड की माइनिंग करते हैं ना, शायद गोल्ड ही होता है, सोने का, तो वो यही गोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखो शाइनी होती है मेटल। उससे पहले एक चीज समझो कि जो भी मेटल्स होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। कैसी होती है, सॉलिड। सारी मेटल सॉलिड होती है क्या, ऑलमोस्ट। पर एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है आपका, एक्सेप्शन क्या होता है, मरकरी, Hg। Hg क्या होती है, Hg जो है वो लिक्विड होती है, लेकिन ये ध्यान रखना है एट रूम टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? और ये जितनी भी मेटल है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे।
क्यों? अगर मान लो आयरन है, ठीक है, तुम बोल रहे हो आयरन सॉलिड है, आयरन सॉलिड है मैं मान रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि आयरन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। अगर तुम उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस कर दो तो क्या वो सॉलिड बचेगा? नहीं ना, वो तो मेल्ट हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा या मोल्टन स्टेट में चला जाएगा। तो वो सॉलिड है, ये बात सही है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सॉलिड है वो सब कहाँ है? रूम टेम्परेचर पे। और हमारे रूम टेम्परेचर पे मरकरी कैसे होता है? लिक्विड। और आपको पता है कि ये किस में पाई जाती है? थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि अगर तो आपसे पूछ ले कि बताओ लिक्विड मेटल बताओ, लिक्विड मेटल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर आपसे लिक्विड मेटल पूछ ले तो कितनी होंगे? तो देखो लिक्विड मेटल एट 30 डिग्री आपकी होती है 4, ठीक है। सीजियम, फ्रांशियम, गैलियम और मरकरी तो है ही, तो आपकी जो 3 मेटल है वो और लिक्विड हो जाते हैं, सीजियम, फ्रांशियम, गैलियम और Hg। ये चारों मेटल जो है वो आपकी 30 डिग्री पे क्या हो जाती है? लिक्विड हो जाती है। मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम है। आ रहा है समझ में? देखो तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताओ डेजर्ट में कौन कौन सी मेटल लिक्विड होंगी। वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, 35-40 के अराउंड होता है, तो वहां ये चारों अगर आप लेके जाओगे तो ये चारों आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। क्लियर है? चलो देखो दूसरी प्रॉपर्टी इसका क्या कि ये शाइनी होती है। हमने देखा है कि जो मेटल्स होती है वो शाइन करती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब क्या करते हैं? शाइन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी कि ये है ना, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आपने ऐसा तांबे का लोटा देखा होगा, ठीक है, और एक देखो आप ये वायर, तो आप समझ रहे हो कि मतलब इस तरीके से एक बर्तन और एक वायर दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं? ये वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल के वायर में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर विच मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। ओके नेक्स्ट देखो मलाइबल, मलेबल मीन्स कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू अ शीट। ये देखो इस तरीके से शीट देखी होगी आपने मेटल की, तो हम कह सकते हैं कि इनको हम क्या कर सकते हैं? शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी है, एल्यूमिनियम फॉइल मतलब एल्यूमिनियम मेटल को हमने हैमर से हिट कर करके उसको मतलब इतना हैमर से या फिर किसी मशीन से, रोलर से उसको क्या किया? एक थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आपने एक एल्यूमिनियम का बर्तन भी देखा होगा और आपने एक एल्यूमिनियम की शीट भी देखी होगी, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब उसको हमने एक बर्तन जैसी चीज जो मेटल थी उसको हमने शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मलेबल, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे जो है ना उनको डाउट होता है डक्टिलिटी और मलेबल में कि कौन सा वायर होगा कौन सा शीट होगा। तो देखो अगर आपका जो है डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स क्या कि उसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका है मलेबल, मलेबल मीन्स क्या? आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो हम है ना हमारे पास एक ट्रिक होती है, हमारे पास क्या मतलब एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होता है तो देखो समझो एक चीज, डक्टाइल और मलेबल, देखो डक्टाइल की स्पेलिंग छोटी है मलेबल से, वैसे ही वायर की स्पेलिंग छोटी है शीट से। तो छोटी स्पेलिंग वाले को किससे याद रखना है? छोटी स्पेलिंग वाले से, ठीक है। और बड़ी स्पेलिंग वाले को किससे याद रखना है? बड़ी स्पेलिंग वाले से। समझ गए? तो ये डक्टाइल वायर, मलेबल शीट। एक दिन मैं पढ़ा रही थी तो एक बच्चा बोलता है कि मैडम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, मलेबल की स्पेलिंग में 2 ई आते हैं और शीट में भी 2 ई आते हैं, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। वो हमने देखा ही है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट और ये सब बहुत हाई होता है। इसीलिए तो हमारे जो कुकवेयर्स है वो इस मेटल के होते हैं ना। अगर वो मेटल के नहीं होते तो हम उनको क्या होते, गैस पे या पैन इंडक्शन पे या चूल्हे पे चढ़ाते और वो मेल्ट हो जाते, तो हमारा खाना तो पकता ही नहीं। तो इनका क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इस तरीके से आप देखो, ये आग के अंदर एक ये मेटल का पात्र रखा हुआ है या पॉट है, इसको हमने क्या किया है, तो ये मेल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ऑस्मियम का, ये है ना हाईली डेंस होती है। कैसी होती है?
हाईली डेंस, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ कौन सी मेटल है जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है जिसकी, तो वो है ऑस्मियम। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंडक्टर। तो मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ये बच्चा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि देखो अगर हीट को कंडक्ट नहीं करती तो हमारा खाना नहीं पकता। हमने क्या किया, एक पॉट है उसको पैन पे, मतलब एक पैन है या कोई भी पॉट है उसको हमने इंडक्शन पे या गैस पे रखा, तो वहां से क्या हो रही है, हीट आ रही है। वो हीट क्या हो रही है, जैसे मान लो ये आपका पैन है, वो हीट नीचे से आ रही है और इस पैन से पास होके फूड तक पहुंच रही है, मतलब ये नीचे से ऊपर तक सप्लाई हो रही है। आ रहा है समझ में? तो ये जो हीट है वो हमारी फूड तक सप्लाई हो रही है, मतलब बीच वाली जो चीज है वो क्या है, कंडक्टर है, तो वो हीट की कंडक्टर हो गई। क्लियर है? तो यहाँ से हीट वाले पॉइंट तो हमको समझ में आया। दूसरा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी कंडक्टर होती है। आपने देखा होगा ऐसे सड़क पे जाते होगे तो ये जो वायर्स होते हैं ना, ये वायर किसके होते हैं, मेटल के वायर होते हैं। क्लियर है? हमारे घर में जो फिटिंग होती है उसको खोल के देखना कभी, स्विच बंद करके, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपका कॉपर वायर लगा होगा। क्लियर है? तो वो भी आपके क्या करती है, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अब देखो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ये तो गांव का बच्चा जानता है। आपको क्या जानना है कि क्यों करती है? आ रहे समझ में? क्यों मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है? तो ये करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। जैसे कि मान लो मेरा ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और एक इधर से क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ठीक है, अब मैंने इनको एक वायर से जोड़ दिया, समझ रहे हो? अब क्या है, आपको पता है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं भी पता है तो हम बस आपको 10-15 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा, फिर ये आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, ये आगे चलेगा। और देखो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या होंगे, आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होने लगेगा। और आपको पता है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो यहाँ क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। आया समझ में? इसीलिए जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट है, अब हमको देखना है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो जैसे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि ये देखो, ये क्या है, ये रस्टेड आयरन है, मतलब आयरन पे क्या हो गई है, रस्ट लग गई है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, मान लो जो आपका आयरन है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है .XH2O, ये आपकी क्या होगी, रस्टिंग। तो ये जो ऑक्साइड है ना वो आयरन की सरफेस पे जम जाता है और हम क्या कहते हैं, जंग लग गई। आगे समझ में? तो ये आयरन अपनी ऊपर वाली लेयर से क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में और एक ऐसे रस्टेड आयरन बना लेता है। क्लियर है? तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो हमको क्या करनी है, मेटल की रिएक्शन देखनी है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ। तो आप देखो सबसे पहला मैं लेती हूँ सोडियम मेटल। जो आपका सोडियम मेटल है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और Na2O बनाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगी और ये कितना हो जाएगा 4, तो मैं यहाँ 4 लगाऊंगी। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये आपकी इजीली हो जाती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि सोडियम कैसा है, बहुत हाईली रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव सोडियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। ऐसा ही अगर मैं आपसे दूसरी मेटल की बात करूं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, MgO बना लेगा। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो थर्ड रिएक्शन में देखती हूँ। थर्ड रिएक्शन देखो ये तो क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अभी अगर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि आपने यहाँ Na2O और यहाँ पे Mg2O क्यों नहीं लिखा, अगर वहाँ Na2O लिखा है तो देखो ये ऑक्साइड कैसे बनते हैं आपको पता है ना। जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की 2, तो हम इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और हमारा क्या बनता है हमारे पास Na2O। ऐसे ही अगर MgO
बनाना है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, और जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा Mg2O2। इसको इससे कैंसिल करो, क्या बन जाएगा आपका MgO। क्लियर है? इसीलिए Mg2O नहीं बनता। क्लियर है ना? इस तरीके से हमको देखना है कि ऑक्साइड कैसे बनते हैं। ठीक है, आप है ना ट्राई करना एल्यूमिनियम का बना के, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना के ट्राई करना, क्या आता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर जैसे ये तो क्या है आपकी बहुत रिएक्टिव मेटल है तो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, इसीलिए हम सोडियम को कैरोसिन में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड ना बनाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि मान लो हमने देखी जिंक, तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ मतलब इतना इजीली रिएक्ट नहीं करती। क्या करती है ये जिंक ऑक्साइड बनाती है, लेकिन हमको ना यहाँ थोड़ी हीटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हीटिंग करनी पड़ेगी। आपको हीट ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? हीट का। केमिस्ट्री में ये जो ट्रायंगल सिंबल होता है, ट्रायंगल जो होता है सिंबल, इसको इसके हीट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे करूँ यहाँ पे बैलेंस, तो ये 2Zn। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ चीज ऐसा कर सकते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। अब हम एक और चीज कर सकते हैं, वो क्या कि हम है ना आयरन की रिएक्शन कराएं। देखो आयरन की जो रिएक्शन है ना, आयरन के ऑक्साइड की, वो है ना बहुत प्रोलॉन्ग हीटिंग करने पे होती है, मतलब आपको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इजीली नहीं होती, इतनी इजीली ये रिएक्शन नहीं होती आयरन का ऑक्साइड बनाने के लिए। क्या बनेगा? Fe। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे हम, तो ये 2 और ये 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेंगी, वो इजीली ऑक्साइड बना लेंगी, लेकिन जो कम रिएक्टिव है उनको हमको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। देखो एक ट्रिक होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखती हूँ मैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसके नीचे आता है आपका कॉपर, उसके बाद Hg, Ag, Au और Pt। ठीक है, Au और Pt, ये होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब इसमें जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है वो बहुत रिएक्टिव होती है, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे आपकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ से हमने क्या बना लिया? ऑक्साइड बना लिया। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। अब एक चीज समझो, आपको ना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ नेचर ऑफ ऑक्साइड, बताओ मेटल के जो ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होगा। तो देखो ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं मेटल के ऑक्साइड। देखो मैं फिर से बादल बना रही हूँ, ये बादल आपको ध्यान रखना, जहां भी मैं बादल बना रही हूँ वो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो उसको तो देख के ही जाना है। क्लियर है? देखो अभी यहाँ से तो ऑक्सीजन दिख रहा है, हमको पता है कि जो OH, जो स्पीसीज OH आयन दे उसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इधर तो कहीं OH नहीं दिख रहा, तो काय का बेसिक? देखो ऐसे नहीं दिखेगा बेसिक, कैसे दिखेगा? आपको ये जो ऑक्साइड है ना, इस ऑक्साइड को पानी में डालना पड़ेगा। आपने पानी में जैसे ही डाला क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? NaOH। इसको यहाँ पे 2, अगर आप इसको डालोगे देखो तो क्या बन रहा है? NaOH। आप दिख गया OH आयन? दिखा कि नहीं? बोलो, ये रहा। और NaOH तो गांव का बच्चा जानता है बेसिक होता है, सब समझ रहे हो? तो ये देखो मेटल का ऑक्साइड आपको क्या मिल गया? बेसिक मिल गया। ऐसे ही देखो और बना के बताती हूँ। अगर हम क्या करें, ये बनाया ना हमने MgO, चलो इसको भी पानी में डाल देते हैं, इसको भी पानी में डाला, आगे किया, देखो ये क्या बना लेगा? MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? MgOH का ट्वाइस। ठीक है, देखो तो यहाँ से भी क्या हो गया? आपके 2 OH आयन आ गए, 2 OH आयन आ गए ना, देखो 2 OH आयन आ गए, ये कैसा हो गया आपका? बेसिक। तो इस तरीके से आप किसी का भी बेसिक कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो। आपसे अगर पूछ ले कि बताओ मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? बेसिक होते हैं। क्लियर है? ठीक है, और अगर बोले क्यों होते हैं, तो आप उनको बोलो कि आप पानी में डालो, वहां से OH आयन मिलेगा, इसलिए ये कैसे होते हैं? बेसिक। अब देखो जिंदगी इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। वो आपसे बेसिक पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा एम्फोटेरिक। अब बताओ एम्फोटेरिक क्या होता है?
एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो ना तो एसिडिक हो या बेसिक, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, ना तो एसिड ना बेस, वो उनमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है, क्या बोलेंगे हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से मिटाऊंगी, फिर एम्फोटेरिक अच्छे से दिखाऊंगी। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। चल तो देखो ये हटा दिया हमने, अब क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आपसे ना ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ, ये आपको पूछेंगे कि बताओ कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो देखो आपके पास कुछ एलिमेंट होते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरियम, गैलियम, पीबी, एसिड। ठीक है, एस, बी, बी आई, IN, जी, ई। ठीक है, तो देखो ये जो कुछ एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, देखो कुछ इसमें नॉन मेटल है, कुछ मेटल है, ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलके आपके है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब इनके ऑक्साइड एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक है हमारे पास। क्या ट्रिक है, देखो जनाबे आली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, जैसे देखो JNALBEGAPBSN। ठीक है, तो देखो जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, तो हमको क्या करना है, ZN का जिंक, AL एल्यूमिनियम, बेकार से BE, गाया से GA, PB से पंजाबी का PB और SN यानी सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे सब भिखारी इंदौर गए। तो आपको क्या लेना है, इसका AS लेना है, इसका SB, इसका BI, इसका IN और इसका GE। तो देखो ऐसे सब भिखारी इंदौर गए, ये क्या है, आपकी ट्रिक है। ये जितने एलिमेंट है ना ये सब क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जनरली मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। देखो जिंक मेटल है, एल्यूमिनियम है, लेकिन इनके ऑक्साइड बेसिक नहीं होते, कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अगर वाटर के साथ मेटल हमारी रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, जब मेटल आपकी वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। तो देखो बहुत इजी है, कैसे करते हैं मैं सिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये मेटल है, कोई भी मेटल, ठीक है, ये क्या करेगी, अगर आपके HOH के साथ रिएक्शन करेगी, जब ये HOH के साथ रिएक्शन करेगी तो ये क्या बनाएगी, अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी H2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है, ये देखो कैसे करती है। यहाँ पे आपका जो वाटर है वो कैसा होता है, H++OH माइनस में। ठीक है, तो देखो मेटल की टेंडेंसी क्या है, मेटल क्या करती है, मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है और अपना कैटायन बनाती है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, H+, और ये मेटल जो है वो क्या ले लेगी, OH-। तो मेटल प्लस और OH- मिला के तो MOH बना लेंगे। ठीक है, मेटल देखो यहाँ से फिर से सिखाती हूँ। जैसे ये जो मेटल है ये क्या करती है, मेटल जो है उसकी टेंडेंसी होती है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाती है, मेटल कैटायन। उसके बाद आपका जो वाटर है वो कैसे डिसोशिएट होता है, H+ और OH- में। ठीक है, तो देखो ये कैटायन और ये एनायन, ये मिला के क्या बना लेंगे, आपके मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, ऐसा H रेडिकल। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एक और वाटर होगा, वो भी किस में डिसोशिएट होगा, H+ और OH- में। तो इसके लिए हमको दो मेटल चाहिए, तो यहाँ से ये वाला H+ एक और H रेडिकल बना लेगा, और आपस में ये कंबाइन होके क्या बना लेंगे, आपकी H2 गैस। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म होती है कि कैसे आपकी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, तो ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मेटल क्या करती है, मेटल जो है
मेटल आपकी, मतलब कोई भी मेटल ले लो, मैं सबसे पहले सोडियम लेती हूँ, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, NaOH बनाएगी प्लस H2 गैस रिलीज करेगी, ठीक है। अब देखो ये H2, ये यहाँ पे हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 2H2 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 NaOH, और यहाँ पे भी मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। देखो अभी सब बैलेंस है, हाँ बढ़िया। तो मेटल जो है वो देखो जनरली किसके साथ रिएक्शन करेगी, आपकी वाटर के साथ, जैसे सोडियम है, सोडियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना देगी। ऐसा ही आपकी मैग्नीशियम है, वो क्या करेगी, वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और MgOH का ट्वाइस बना लेगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगी, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए हमको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। देखो ये तो रिएक्शन हो जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, पर अगर मेरे को रिएक्शन करानी है, लेट सपोज किसकी, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम है, जैसे ये देखो, अब सबसे पहले ये मैग्नीशियम, सोडियम तो वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बहुत एनर्जी रिलीज करता है, ये पता ही है आपको, वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो इसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये जो मैग्नीशियम है ना, ये है ना, मतलब जनरली हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये वो कैसे के साथ करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब अगर मैं एल्यूमिनियम लूँ, तो एल्यूमिनियम और जो आपके जिंक है, ये क्या करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब हमको थोड़ा सा और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका जो आयरन है, आयरन क्या करता है, आयरन स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, आयरन को क्या करना पड़ेगा, इसको एकदम रेड हॉट करना पड़ेगा। रेड हॉट का क्या मतलब होगा, रेड हॉट का मतलब होगा कि मतलब आप इतना उसको हीट करो कि वो रेड कलर का हो जाए, आ रहा है समझ में, वो होगा आपका रेड हॉट आयरन। उस पे अगर आप रिएक्शन कराओगे वाटर की, स्टीम की, तो फिर क्या बनेगा अपना ऑक्साइड, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड बनेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, देखो आपकी जो मेटल है अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो देखो मेटल क्या करती है, इसको भगाती है H को, और खुद क्या कर लेती है, सॉल्ट बना लेती है। जो भी काउंटर एनाइन प्रेजेंट होता है एसिड के साथ, उसके साथ क्या बना लेती है, सॉल्ट बना लेती है, और यहाँ से क्या करती है, आपकी H2 गैस को डिस्प्लेस कर देती है, H2 गैस को बाहर कर देती है, ठीक है, बढ़िया। कैसे होता है ये रिएक्शन, देखो ये वही बात है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, देखो मेटल जो होती है वो कैसी होती है आपकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देके खुद पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देके खुद पर पॉजिटिव, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन देके खुद पे पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, क्यों, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये इलेक्ट्रॉन बाहर। मैग्नीशियम देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट, ये इलेक्ट्रॉन बाहर। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 283, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसमें, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इसलिए इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्लियर है। तो इस तरीके से मेटल क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ का H+ लेगा, H+ लेके वो क्या करेगा, उधर से हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएगा, और ये इसको छोड़ जाएगा, और ये मेटल इसको पकड़ लेगी, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है हमारे पास, मेटल जो है वो जनरली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। जैसे कि अगर मैंने आपकी सोडियम की रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो क्या होगा, देखो आपका जो है वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ, 2 हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ 2 HCl लगा दूँ, 2 HCl लगाए तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्लोरीन 1 है, अब यहाँ 2 लगाया तो यहाँ 2 सोडियम हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेंगे, बढ़िया। अब अगर जैसे तुम्हारा मैग्नीशियम है, वो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, MgSO4 बना लेगा, प्लस H2 गैस को रिलीज कर देगा, क्लियर है, बढ़िया। अब देखो इसी फ्लो में चलते रहो, एल्यूमिनियम भी अपना सल्फेट बना लेगा, जिंक भी अपना सल्फेट या क्लोराइड बना लेगा, ये रिएक्शन होती जाएगी। पर पेपर वाला
जानता है, पेपर वाला जानता है कि आपको तो ये आता है, तो वो ये पूछेगा नहीं आपसे। वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा आपसे कॉपर की रिएक्शन विद HCl। वो क्या पूछेगा? रिएक्शन ऑफ कॉपर विद HCl। आप क्या करोगे? आप लगा के आओगे या तो CuCl या फिर CuCl2 प्लस H2 गैस रिलीज, ये आप लिख के आओगे और आप पाओगे अंडा, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं होती है। समझ रहे हो? आप क्या पाओगे? 0 नंबर। आप पाओगे 0 नंबर, आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैडम, अपनी मम्मी से बोलोगे कि मैं तो पूरा करके आया था, उसने शायद मेरी जो एक्स्ट्रा शीट है वो चेक नहीं की, इसलिए मेरे को कम मार्क्स मिले, है ना? यही बोलोगे। आप गलत करके आए हो। समझ रहे हो? ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? फिर वही बात जो हमने अभी बहुत देर पहले, यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये रिएक्शन, ये जो मेटल है जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, वो क्या है? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। फिर से लिख लेते हैं अपन, अपने पास बहुत जगह दी है भगवान ने। Mg Al Zn Fe Pb हाइड्रोजन, और यहाँ पे आता है आपका कॉपर, और भी वो Hg Au Ag और Pt। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है? ये जो मेटल है ये आपकी है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और यहाँ की जो मेटल है, जैसे ये हो गया आपका Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया और Pt हो गया, ये क्या है? ये है आपकी लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव हो गया। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है। अब जब ये लेस रिएक्टिव है तो एक बात बताओ, तुम एक जगह पे बैठे हुए हो, समझ रहे हो? तुम एक जगह पे बैठे हुए हो, बस आराम कर रहे हो। ठीक है, अब कोई अगर एक छोटा बच्चा आए और बोले तुमको मार के भगा सकता है क्या? नहीं भगा सकता। ठीक है, पर एक तुम एक जगह बैठे हुए हो और अगर मान लो खली आ जाए तुम्हारे सामने, तो तुम खुद ही देख के भाग जाओगे? उससे झगड़ा करना चाहोगे क्या? नहीं, पटक देगा उठा के। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे सामने कौन आ रहा है। तो देखो, ये जो है ना हाइड्रोजन, इस HCl से ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, लेकिन एक पावरफुल आने पे। देखो, उससे पावरफुल अगर मेटल आई तो ये हाइड्रोजन भाग जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर ये मेटल पावरफुल हुई तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? भाग जाएगा। और अगर ये मेटल कम पावरफुल हुई तो ये मेटल क्या करेगी? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, ये H2 नहीं बना पाएगी। आ गया समझ में? तो अगर आपको एसिड की रिएक्शन करानी है किसके साथ? मेटल के साथ, तो यही वाली मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी, नीचे वाली नहीं करेंगे। आ गया समझ में? क्लियर है इतना? बढ़िया। नेक्स्ट है, अब देखो एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट से नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई तो जाएगा। अब देखो, कोई आएगा तो कोई जाएगा भी, या कोई जाएगा तभी कोई आएगा, या कोई आएगा तभी कोई जाएगा। यही है जीवन का नियम। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये आपका है कि अगर इफ एनी मेटल प्रेजेंट इन, या फिर ऐसे लिखो, a higher reactive metal, a more reactive metal, a more reactive metal, which is present in present above in the reactivity series, displace the metal which is present below in the series, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर है ना, will displace the metal from its salt solution, इसके बाद आपको लिखना है from its salt
सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये तो बहुत थ्योरी वाली बात हो गई, मेरे को थ्योरी वैसे ही पसंद नहीं, मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाने में मजा आता है। देखो क्या होता है, थ्योरी तो आपको बुक में भी मिल जाती है। क्या होगा अगर मान लो किसी मेटल का सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट मतलब एक कैटायन और एक एनायन। जैसे कि मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पे प्रेजेंट है कौन, आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, देखो एक है ना कॉपर सल्फेट जो होता है ना, आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू कलर। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। इसमें कौन प्रेजेंट है, आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इसमें एक जिंक रॉड डाल दी मैंने, लेट सपोज जिंक रॉड मैंने इस कलर की बनाई और इसमें मैंने जिंक रॉड डाल दी। ये क्या बनाई मैंने, जिंक रॉड। तो देखो कॉपर और जिंक, यहाँ पे देखो ये कॉपर है, कॉपर से जिंक बहुत ऊपर प्रेजेंट है, बहुत ऊपर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगी, ये अपने कॉपर सल्फेट में से, ये जैसे कॉपर सल्फेट था, इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने जैसे ही जिंक डाला, ये जिंक क्या करेगी, कॉपर को भगा देगी और खुद जिंक सल्फेट बना लेगी और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको कॉपर मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखो अब हमको कैसे पता चला कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास कि है ना, मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख के दे रही हूँ कि मैं कौन सा कलर मान रही हूँ, जैसे ये ब्लैक, ब्लैक को क्या मान रही हूँ, ब्लैक मीन्स कलरलेस, ब्लैक मीन्स कलरलेस। तो देखो आप जैसे ही देखोगे तो ये सॉल्यूशन ब्लू से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही आपने इसमें जिंक रॉड डाली वो क्या हो जाएगा, ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि पहले क्या प्रेजेंट था, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। लेकिन बाद में क्या बन गया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस। तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस, सिंपल। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया ये। देखो इस पे बेस्ड हमारे पास 3 क्वेश्चन और होते हैं। जैसे कि आप क्या करो, हमारे पास एक मैं एक पॉट बना रही हूँ, इसमें मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने लिया है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट होता है आपका ग्रीन कलर का। ठीक है, आयरन सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का। अब इसमें मैंने फिर से जिंक रॉड डाल दी। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, फिर से जिंक की रॉड डाल दी। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन फिर से कैसा हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि जिंक देखो आप रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो जिंक कहाँ प्रेजेंट है, जिंक जो है आयरन के ऊपर प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, ये कलरलेस हो गया, ये कलरलेस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, FeSO4, वो था ग्रीन कलर का, और फिर हमने आयरन डाला तो क्या बन गया, वो बन गया जिंक सल्फेट, ZnSO4, वो क्या बन गया, ZnSO4, और आपको क्या मिल गया, आयरन मेटल, और ZnSO4 तो कैसा होता है, कलरलेस। तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आगे समझ में, ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थी आपकी कुछ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन मेटल। देखो तो यहाँ पे ये जो है ना, ये सब आपकी क्या होती है, नॉन मेटल, और ये भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, आप देखो एक चीज ध्यान से समझो, ये जो नॉन मेटल होती है ना, ये टोटल संख्या में कितनी होती है, टोटल होती है 22। ठीक है, आप देखो जैसे मेटल में सॉलिड लिक्विड गैस की बात की थी, यहाँ पे भी कर लेते हैं। देखो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो नॉन मेटल है ना 22, नॉन मेटल्स जो है वो 22 होती है। ठीक है, इसमें से कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं और कुछ गैस होती है। तो देखो सॉलिड कितनी होती है, 10, लिक्विड कितनी होती है, 1, और गैस कितनी होती है, 11। तो देखो ये तो गांव का बच्चा जानता है कि ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड होता है। कौन से कलर का लिक्विड होता है, ब्राउन कलर का। Br2 कैसा होता है, ब्राउन कलर। इसमें ब्राउन कलर है क्या, इसमें ब्राउन कलर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लिक्विड जो है 1। अब देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन आता है, सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, फिर आता है गैस। तो आप क्या करो, सॉलिड से स्टार्ट करो। लिक्विड आपको पता है 1, सॉलिड में इधर लिखो 10। ठीक है, तो 10 + 1 कितना होगा, 11। तो 10 + 1 11, तो क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 10 1 11। ठीक है, तो 11 गैसेस होती है हमारे पास, बाकी ये सॉलिड होते हैं, और 10 सॉलिड होते हैं और एक लिक्विड होता है ब्रोमीन। 11 गैसेस कौन कौन सी होती है, देखो हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 क्या है आपकी गैसेस है, क्लियर है। बाकी जो बची वो सॉलिड, ठीक है। अब देखो जैसे ये सल्फर आपका कैसा है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ब्रोमीन देखो ये रहा ब्राउन कलर का लिक्विड, ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। ये क्या है आपका सेलेनियम, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। हम देखो अभी क्या इनके भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखो ये कैसे होती है, नॉन मेटालिक लस्टर होता है, मतलब इनमें शाइन नहीं होती है, कैसे होते हैं, डल डल होते हैं, डल, शाइनी नहीं होते। देखो जैसे ये सल्फर कैसा डल है, शाइन नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ब्रिटल होती है। ब्रिटल का क्या मतलब है, ब्रिटल का ये मतलब है कि आप अगर उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाओ तो वैसा चूरा चूरा हो जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। तो फॉस्फोरस को देखो ये कैसा होता है, ब्रिटल होता है। जैसे हमने कांच देखा है, कांच में क्या होता है, सिलिकॉन होता है ना, वो एक नॉन मेटल है। कांच पे अगर आप मार दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके चकनाचूर हो जाएगा वो। तो वैसे ही ये प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है, क्या होती है, ब्रिटल, क्लियर है। नेक्स्ट देखो इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी। नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत लो होती है, ज्यादा डेंस नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और समझो, क्या होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। लो होता है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इजीली मेल्ट, जैसे कार्बन इजीली जल जाता है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। उसके बाद देखो ये ना पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। देखो पुअर इसलिए बोला कि कुछ कुछ होती है, जैसे सिलिकॉन होता है ना, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर पुअर कंडक्ट करते हैं, ज्यादा उतना अच्छा से नहीं करते जितना मेटल करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसलिए पुअर कंडक्टर बोला, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती मान लो नॉन मेटल, तो जैसे यहाँ हमारे एनवायरमेंट में तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती हमारे पास और हमको करंट लग जाता, आ रहा है समझ में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब हम पढ़ते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमने देख ली नॉन मेटल की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, मेटलॉइड्स। तो देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये जो मैजेंटा कलर वाले होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। आ गया समझ में। मेटलॉइड देखो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये आपके क्या है, नॉन मेटल मेटलॉइड्स है, ठीक है। अब देखो जैसे बोरॉन है, मेटलॉइड्स है, मतलब मेटलॉइड्स मींस मेटल लाइक, मतलब मेटल। बोरोन कहाँ आता है, देखो नॉन मेटल की सीरीज में आता है, लेकिन स्टिल कभी कभी वो मेटल जैसे प्रॉपर्टीज भी शो करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक मेटलॉइड है। अब देखो ये एंटीमनी, मेटलॉइड देखो शाइनी भी हो सकते हैं और डल भी हो सकते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन देखो कैसा है, डल है ना, और लेकिन एंटीमनी कैसा है, शाइनी। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं, इनको अलग प्रॉपर्टी दी है, क्योंकि ये कभी कुछ हो सकते हैं, कभी कुछ हो सकते हैं, कभी मेटल की तरह बिहेव कर सकते हैं, कभी नॉन मेटल की तरह। तो जब शाइन नहीं होगा तो मेटल की तरह, और ये जो सिलिकॉन है ये कैसा हो गया आपका, नॉन मेट मतलब डल। देखो दे आर ओके कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कभी कंडक्ट करते हैं कभी नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि मैंने तुमको यहाँ पे बताया, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन को क्या मैंने बोला कि ये थोड़ा पुअर कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर, मतलब ये इसमें है ना बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है उसका गैप थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हम उसको कम करके इसको कंडक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके मतलब ओके कंडक्टर होते हैं ना, बहुत अच्छे कंडक्ट करते हैं ना, इंसुलेटर होते हैं, मतलब ठीक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मेटलॉइड्स कैन बी मलेबल एंड डक्टाइल। तो जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन वायर देखा होगा आपने, सिलिकॉन वायर्स बनते हैं ना, तो उस तरीके से हम उसकी शीट भी बना सकते हैं। तो ये डक्टाइल और मलेबल हो भी सकते हैं, लेकिन सारे हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखो, आपको प्रॉपर्टी नहीं है, क्वेश्चंस आ गए, तो आपको क्वेश्चंस करने हैं। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल इज, बताओ सबसे पुअर कंडक्टर कौन सी होती है। तो देखो जो लेड होती है ना वो सबसे पुअर कंडक्टर होती है आपकी मेटल, ठीक है। बाकी तो आपको पता है ये सब तो कंडक्ट करेंगी ही करेंगी, लेकिन लेड जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है। नेक्स्ट है आपका, देखो कुछ ब्लैंक स्लाइड्स मैंने ली है, हमको करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जो वहां पे रह गया। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस क्या कि ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन लेके खुद पे क्या करेंगी, नेगेटिव चार्ज, खुद पे नेगेटिव चार्ज। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपका ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखो ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या O2 के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ही आपका SI किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, SiO2 बना लेगा। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल के जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। एसिडिक नेचर के होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। देखो कैसे पता चलता है, अभी ऐसे तो दिख के एसिडिक क्या होता है, जो H+ दे, पर हमको ऐसे देख के तो पता नहीं चल रहा, तो हम बना लेंगे इसको। देखो H2O प्लस CO2 क्या करेंगे, देखो H2CO3 H2CO3, जब ये H+ दे देगा तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। पर यहाँ पे ध्यान रखें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यहाँ पे आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, वो आपसे पूछ लेंगे फिर से बादल, और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो CO ये भी एक क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। वाटर देखो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड वाटर। उसके बाद NO2 ठीक है, और N2O ठीक है। ये जो चार होते हैं ना ये आपके कैसे होते हैं, न्यूट्रल। कैसे होते हैं ये, न्यूट्रल। ये क्वेश्चन जेईई वाले भी पूछते हैं, तो बोर्ड में तो पूछ ही सकते हैं। तो ये चार ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो ये ऑक्साइड किसके हैं सब में ऑक्सीजन है, ये कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी, ये सब नॉन मेटल है और सब ऑक्साइड बना रहे हैं। एसिडिक होना चाहिए लेकिन नहीं होते, कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड में आपको एम्फोटेरिक ध्यान रखना है, वो जो जनाबे अली बेकार गया वाला, उसमें से आप एम्फोटेरिक लगा के आना, और यहाँ से आपको ये चार न्यूट्रल ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना, बढ़िया। देखो ये था मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी देखो और क्या होता है, आपको है ना जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल मान लो, नॉन मेटल जो है वो आपकी वाटर के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करती। देखो रिएक्शन करके मतलब ऐसे कह सकते हैं हम, रिएक्शन करके H2 लिबरेट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर ये H2 लिबरेट करना चाहे तो इसको इस H+ को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा नॉन मेटल को, तभी तो H2 लिबरेट होगी। वो मैकेनिज्म से हमने देखा। पर आपको पता है कि इसकी ना ऐसे कह लो इसकी औकात नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की हाइड्रोजन को, समझ रहे हो, ये दे नहीं दे। इसका क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन देगी क्या, वो नहीं देगी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देके H+ को इलेक्ट्रॉन देके H2 रिलीज नहीं करते। ऐसे ही जो आपकी नॉन मेटल है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करके H2 लिबरेट नहीं करती है, H2 लिबरेट नहीं करते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो हमारा एक पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स को देख लिया। तो यहाँ तक हमारा पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कल मेटलर्जी दूसरे चैप्टर में, मतलब मैं दूसरे पार्ट में आपको मेटलर्जी पूरा खत्म कर दूंगी। उसके बाद हम तीसरे पार्ट में अलॉयज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको तीनों वीडियो देखनी है, मिस नहीं करना है। आपने एक भी टॉपिक स्किप किया तो आपका क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इधर से 7 नंबर का आएगा और 7 नंबर का तीनों में से मिला के आएगा। क्लियर है, थैंक यू।